हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू है। तो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ चैप्टर 10। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग टीजीटी पीजीटी होम साइंस और एलटी नेट की प्रिपरेशन करते हैं और इस 10th क्लास की बुक कवर कर रहे हैं हम। और आज हमारा चैप्टर भी है 10 और बुक में ये यूनिट 3 है, टेक्सटाइल की यूनिट है, वस्त्र विज्ञान की। तो जिन लोगों ने आज ही देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पिछले लिस्ट में कारण और उपचार कराया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराई है, क्लास 6 की बुक से कवर कराया है सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज जो टॉपिक है वो स्विंग किट यानी कि सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पजामा और पेटीकोट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टीजीटी में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम बात करें अदर एग्जाम्स की, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है तो थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी वीडियोस लेट हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा बीच में मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरी वीडियोस लेट हुई हैं, तो अब कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना दे रखी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सामग्री क्या है। तो प्रस्तावना है, घर पर सिलाई की उपयोगिता है, सिलाई किट है, सिलाई मशीन है, विभिन्न वस्त्रों की नाप है, धड़ के वस्त्र की नाप है, कितना कपड़ा खरीदा जाए, बेबी फ्रॉक पजामा पेटीकोट, और सिलाई में ध्यान देने योग्य बातें, काज बनाना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है। उसके बाद हम देख लेते हैं सीधा घर पर सिलाई की उपयोगिता। तो उचित नाप के अनुसार सिलाई कर सकते हैं हम, समय पर सिलाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई कपड़ा है और जल्दी ही चाहिए, और अगर आप उसको जा करके स्टिच कराते हैं मार्केट में तो वो लोग आपको कभी भी टाइम पर नहीं दे सकते हैं। तो आप, अगर आपको सिलाई आती है घर पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गृहिणी को सिलाई का ज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही प्रस्तावना में बताया भी गया है कि देखिए, आधुनिक तीव्र प्रगति वाले युग में तो सिलाई कला का ज्ञान अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर टिकाऊ सिलाई होती है। अगर आप घर पे स्टिच करते हो ना तो वो स्टिच मजबूत होती है। आपने देखा भी होगा, रेडीमेड अगर हम कुछ भी परचेस कर लेते हैं तो वो बहुत कच्चा धागा भी होता है, और जो चाल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो हमारी चाल होती है, जो हमारी ऐसे ऐसे सिलाई बनती है, तो वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कपड़ों का उचित उपयोग। अब मान लीजिए आपने जो है वो कपड़ा घर पर ही बनाया है, तो अक्सर जो है, अक्सर कपड़ा बच जाता है, तो टेलर से आप वो लेते भी नहीं है, और वो हम घर पर जब सिलाई करते हैं तो बचे हुए कपड़े का हम प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई बेबी है घर पे तो उसको फ्रॉक बना सकते हैं, थैले बना सकते हैं, नैपकिन बना सकते हैं, किचन नैपकिन बना सकते हैं, जो भी जरूरत की चीजें बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में धन की बचत होती है। जाहिर सी बात है, अगर घर पे स्टिच कर ली जाएगी तो हमारी स्टिचिंग के पैसे बच जाएंगे। कलात्मक स्वरूप, आप जैसा भी कला देना चाहें वैसा सुंदर सुंदर कलात्मक डिजाइन बना सकते हैं। पुराने कपड़ों का भी उपयोग हो जाता है। मान लीजिए हम बैग ही बना रहे हैं, तो ऊपर हमने नया जो है कपड़ा लगाया, तो अंदर की साइड जो अस्तर के तौर पे है, हम घर का कोई भी दुपट्टा या और कोई कपड़ा, साड़ी या फिर चादर बेडशीट कुछ भी यूज कर सकते हैं, और मजबूत भी सिलाई होती है। तो ये है उपयोगिता। नेक्स्ट है सिलाई किट तैयार करना। अब जो हम घर पर सिलाई करते हैं तो हमारे पास सिलाई किट होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले बड़ी कैंची। देखिए, मैं ना आपको इंपॉर्टेंट ही कवर करा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें डेप्थ में पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां मैं इसका पीडीएफ सेंड करती रहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए बड़ी कैंची। बड़ी कैंची कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। ठीक है, और दूसरा सिला इसका नुकीला होता है, तेज धार की होनी चाहिए। छोटी कैंची आवश्यकता पड़ती है 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसका प्रयोग हमें कांच के लिए या धागा काटने के लिए जरूरत रहती है, तो इसलिए होनी चाहिए। उसके बाद में फीता। फीता यानी कि जो आपका नाप का होता है ना,
नाप लेने के लिए सेंटीमीटर में जो होता है तो वो होना चाहिए, और इसकी जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है दोनों ओर सेमी और चिन्ह अंकित होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि प्लास्टिक का भी होता है, कपड़े का भी होता है। उसके बाद आ जाता है मिल्टन क्लॉथ, ये रोएदार कपड़ा होता है, और जो टेबल होती है जिसपे जो आपने देखा होगा टेलर वगैरह कटिंग करते हैं, तो उस पर बिछाने के लिए या उस पर फैलाकर चाक के वस्त्र की ड्राफ्टिंग का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, इस पर चाक से बने निशान एक छोटे कपड़े से झाड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मिल्टन चाक, ये एक प्रकार का चौक होता है। अगर आपने देखा हो ना, तो जो सब लोग होते हैं ना टेलर, वो निशान लगाते हैं, तो कलरफुल चौक आते हैं, पिंक येलो हर कलर का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कपड़े के जहां हमें लगाना है निशान हम लगा सकते हैं। उसके बाद सुई, हाथ से सिलाई करने वाली सुई तथा मशीन की सिलाई करने वाली सुई दोनों की ही जरूरत पड़ती है, और दोनों ही बारीक मोटी हर तरह की होती है, तो सुइयों का भी इंपॉर्टेंस है। और सुइयों के नंबर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो क्वेश्चन भी। कोटिंग टेबल, जिस मेज पर रखकर कपड़ा काटा जाता है उसे कोटिंग टेबल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कोटिंग टेबल क्या होती है, कोटिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है, काटते समय बहुत झुकना ना पड़े, आसानी से कट जाए। इस मेज की जो लंबाई है 1.50 मीटर से चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई 1.30 मीटर होनी चाहिए। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर मार्क कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास धागा। तो धागा हमें चाहिए कि क्या सिलाई करने का धागा पर्याप्त चिकना हो, मजबूत हो, कपड़े के रंग से मेल खाता हो, किसी स्टैंडर्ड कंपनी का हो, जैसे मोदी, स्पेड आदि जो कंपनी है वो हो। सूती कपड़ा सूती धागे से, और रासायनिक कपड़े के लिए रासायनिक धागे मिलते हैं। ठीक है, आलपिन जो कि बहुत जरूरी है ड्राफ्टिंग के लिए, और जंग लगी ना हो। ठीक है, उंगलिस्ताना, उंगलिस्ताना होता है कि एक जैसे सपोज हम लोग ना तुरपाई करते हैं, तो आपने देखा होगा एक कैप की तरह के शेप का होता है, तो उसे पहन लेते हैं ताकि हमारी सुई बार बार हाथ में ना लगे। नेक्स्ट है एल स्क्वायर, ये इस तरह का कुछ होता है एल स्क्वायर स्केल। तो लंबाई 30 मीटर और दूसरी ओर 16 सेंटीमीटर तक होती है, तो 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद आयरन चाहिए हमें प्रेस करने के लिए। ठीक है, कॉलर कफ में सफाई आती है अगर आप साथ साथ प्रेस करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो लोग जेंट्स के कपड़े सिलते हैं ना, तो उनमें कॉलर वगैरह लगता है, तो जैसे ही कॉलर वगैरह लगाते हैं ना, तो एक उनके पास एक कुशन होता है, ठीक है, इस तरह का, तो उसे अपने ना जो आपका घुटना होता है उस पे लगा के वो उस पे कस के से ना प्रेस लगा देते हैं हैंड टू हैंड ही, ताकि उसमें फिनिशिंग आ जाए। फिर सिलाई मशीन भी दो प्रकार की होती है, हाथ से चलने वाली, पैर से चलने वाली। अब तो जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम टांकों पर। हाथ की सिलाई के टांके, सबसे पहले कच्चा टाका है। ठीक है, वास्तविक सिलाई की जाती है, इसका सिलाई का प्रयोजन होता है, अंतिम सिलाई सरलता से ठीक प्रकार से हो जाती है। तो ये तो हमारा कच्चा है, विषम कच्चा और कच्चा टाका, ये पूछे जाते हैं टाके इंपॉर्टेंट है। विषम देखिए कच्चा ही है, जहां मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है। इस प्रकार के टाके से सिलाई जल्दी हो जाती है। सुई में कई टाके एक साथ लिए जाते हैं, ऊपर से थोड़ा और बड़ा, नीचे से छोटा, इस तरह से लिए जाता है। दो वस्त्र को जब ज्वाइन करना होता है तो हम इसी का ही यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा भी चुका है ये। ठीक है, सम कच्चा, ऊपर नीचे के टाके की लंबाई एक सी होती है, जितना आपने नीचे लिया उतना ही ऊपर लिया है। अब रेशमी फिसलने वाले कपड़ों को जोड़ने के लिए ना, जब आपने देखा होगा जब आप कोई भी सिल्क का फैब्रिक लेते हो, ठीक है, तो माँ सब उसके नीचे ना अस्तर लगाते हैं। तो आप कभी जब स्ट्रेचिंग करते हुए देखोगे ना, तो वो उस अस्तर को जो अंदर लगता है इनर, जिसे इनर बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो उसको पहले कच्चे टाके से उसको एक साथ करते हैं, तब कटिंग की जाती है उसकी, ताकि कपड़ा फिसले ना, एक सा रहे। हालांकि अब तो वो मशीन से भी कर लेते हैं, पर हाथ से अगर काम करा जाएगा तो सम कच्चा टाका कहलाएगा। ठीक है, तिरछी अस्तर आदि को जोड़ने के लिए है ये भी, और 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है। नीचे का टाका आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद सादा या रनिंग टाका, ये एक सरल टाका है, कपड़े की ऊपरी परत और निचली परत में दोनों में बहुत छोटा होता है, ये सिलाई बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट है हाथ की बखियां, ये सिलाई सबसे बढ़िया और मजबूत होती है। पहले सादे टाके की तरह एक टाका, और उसके बाद खाली स्थान पर फिर दोबारा टाका, फिर सुई के बराबर दूसरी स्थान पर
एक स्थान से नीचे की ओर ले जाकर दूसरे से अलग स्थान का बाहर निकाल लेते हैं। फिर सुई के बीच के स्थान के नीचे से लेकर चौथा बाहर निकाल लेते हैं। तो बखिया सुंदर बनाई जाती है और एक टाका दूसरे टाकों से जुड़ता चला जाता है। तो देखिए सादा टाके की, ये बखिया का और ये तुरपन का। तो ये हमारे हो गए टाके की पिक्चर, सादा, बखिया और तुरपन। इसके बाद आ जाते हैं हम, बखिया टाका कपड़े को मोड़ने के काम आता है और उल्टी ओर लगाया जाता है और किनारों पर कपड़े के धागे निकलने बंद हो जाते हैं जब हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है काज बनाना। जिन कपड़ों पे बटन लगाए जाते हैं वहां काज भी बनाए जाते हैं और ये एक स्टिच भी है। अगर एम्ब्रॉयडरी में देखेंगे काज, काज जो है वो स्टिच भी है। काज डोरी पट्टी पर बनाया जाता है। कांच बटन से अधिक लंबा होना चाहिए। कांच की बाई ओर से शुरू करके कांच के टाकों को पूरा भरना चाहिए। कांच के निशान से थोड़ी दूर चारों ओर कच्चे टाके लगा देना चाहिए। कुछ अन्य टाके हैं, इसका प्रयोग गर्म व सूती मोटे किनारे के धागे इससे रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंबल टाका। इसका प्रयोग किनारों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम किनारों को आवश्यकता अनुसार मोड़ लीजिए, वस्त्र में सुई डाल दीजिए और अब इस सामने धागे लगाकर सुई इस प्रकार निकालिए कि किनारा संकल सी बन जाए। तो ये कंबल टाका है। देखिए आप चाहें तो इन टाकों को याद करने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी और आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है कढ़ाई के टाके। देखिए ये है फंदा टाका, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये है कंबल टाका। नेक्स्ट है हमारे पास कढ़ाई के टाके। तो कढ़ाई के टाकों में इंपॉर्टेंट है ये लेजी डेजी का टाका। तो ये कढ़ाई रेशम की रंगीन डोरों से किया जाता है, मतलब धागे से किया जाता है और तारों से काढ़ा जाता है। इसमें डोरा सुई ऊपर की ओर लगाया जाता है। ये कढ़ाई शीघ्र बनने वाली और सुंदर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बटन होल स्विच। इसमें छोटे छोटे फूल बनाए जाते हैं। फूल काज से मिलते जुलते होते हैं। काज जो स्टिच होती है उससे मिलते जुलते होते हैं। सुई से आगे की ओर धागा करके एक बार करके बार बार एक से ही छिद्र से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दंडित टाका, उल्टी बखिया जिसे कहते हैं। टाके के पास सुई बार बार निकाली जाती है। डिजाइन सुंदरता लाने के लिए इसके साथ अन्य टाकों का भी यूज किया जाता है, मतलब इसके साथ हम और भी टाके जो है मिलाते हैं। साटन स्टिच, इसमें फूल पत्ती दोनों ओर समान होती हैं। फूल आकर्षक अधिक होते हैं। फूल फ्रॉक और साड़ी पर बहुत सुंदर लगते हैं। फिर है कश्मीरी कढ़ाई। इस कढ़ाई के माध्यम से एक टाका लगाया जाता है और इस कढ़ाई के अंतर्गत चौड़ी पत्तियों को फूल व पत्ती से बनाया जाता है। नेक्स्ट है चैन स्टिच, जो कि हमें पता है कि चैन स्टिच कुछ इस तरह की होती है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर निकाला जाता है। उसका प्रयोग डंडियों तथा फूलों की बनाने में किया जाता है। ये हमने किए भी हैं, हाई स्कूल और इंटर में जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसमें ही बनाया भी है, तो आप सबको याद ही होगा ये। उसके बाद कुछ जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें हाथ की सिलाई करते समय जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई करते समय जो है सबसे पहले हमारे हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए, ताकि कोई भी जो है कपड़ा जो हम यूज करें वो गंदा ना हो जाए। सिलाई शुरू करने से पहले अपना सारा सामान पास रख लें, ताकि हम बार बार परेशान ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी ना लगे। आंखों के बहुत पास नहीं करनी चाहिए, एक निश्चित दूरी पर। फिर वहां पर प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए। कपड़े की किस्म के अनुसार हमारे पास सुई और धागा होना चाहिए। सुई को कभी भी मुंह में नहीं लगाना चाहिए और सुई को खोने से बचने के लिए ना हमेशा उसमें ना थ्रेड डाल के रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिलाई मशीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद सुइयों के बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। साधारण सूती कपड़े के लिए 14 और 16 नंबर की सुई। कितनी? 14 और 16 की। बारीक वस्त्रों के लिए 11 और 12 और मोटे कपड़े के लिए 8 से 9 नंबर की सुई उपयुक्त रहती है। अगर आप देखें तो जो जैसे जैसे कपड़ा थिक होता जा रहा है तो नंबर घटते जा रहे हैं, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सुई से कैंची से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। धागा टूटने के कारण, जैसे धागा सही से ना पिरोया हो, कच्चा हो, मशीन के ऊपर नीचे धागा अलग अलग नंबर का हो, मतलब ऊपर तो हमने दूसरा थ्रेड यूज कर लिया, नीचे दूसरा, जो ऊपर यूज करना है वही नीचे यूज करना। खिंचाव, सुई टेढ़ी तो नहीं लगी हुई है, और धागा और जो सुई है मोटाई के अनुसार है या नहीं, कपड़े के अकॉर्डिंग है या नहीं थ्रेड,
और यदि मशीन के दांत घिस गए हैं, जो उसमें आपने देखा होगा डॉग से ऐसे लगे होते हैं, वो घिस गए हो, ठीक है, इसमें टूटना, भाई उल्टी लगी हो, शटल केस में रिंग गलत हो, मोटी हो, पतली हो, सुई ढीली लगी हो, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सिलाई मशीन की देखभाल वही है कि जो है कभी खुला नहीं रखना चाहिए, और जो है उसको हमेशा जो है वो ढक के रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसमें ऑयलिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। मशीन का ऑयल अलग से मार्केट में मिलता है, तो हमेशा वही यूज करना चाहिए हमें। तो आप एक बार एक कुप्पी बोलते हैं जिसमें ऑयल डालते हैं, तो एक बार खरीद लीजिए, उसके बाद तो अब मार्केट में क्या है ना, पैकेट्स आने लगे, उसको उसमें रिफिल कर ले तो हमारा काम हो जाता है। और ग्रीस वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इससे पुर्जे ना चिपक जाते हैं, वो लाइट नहीं रहती, तो सिर्फ मशीन का ही तेल यूज करना चाहिए और टाइम टू टाइम सफाई करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया समय समय पर मिट्टी के तेल से मशीन के पुर्जों की सफाई करते रहना चाहिए, साफ करने के बाद पुर्जों को अच्छी प्रकार से पोंछ लेना चाहिए। मतलब कोई पुर्जा ऐसा है कि हाँ लग रहा है, तो उसको अच्छे से साफ मतलब मिट्टी के तेल से साफ किया, उसके बाद बहुत अच्छे से कॉटन के सूती कपड़े से उसको साफ करके उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वस्त्र की विभिन्न नाप। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नाप लेने की कौन सी विधियां हैं। तो एक तो होता है चेस्ट सिस्टम और एक होता है डायरेक्ट सिस्टम। ये PYQ है और आया हुआ भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट सिस्टम के बारे में, जब हम चेस्ट से नाप लेकर किसी व्यक्ति के विभिन्न अंगों का नाप निकाल लेते हैं तो चेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो मोस्टली जो रेडीमेड वगैरह कपड़े होते हैं ना, तो इसी विधि से तैयार किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेडीमेड जो कपड़े हैं वो कौन से सिस्टम से तैयार किए जाते हैं, डायरेक्ट या चेस्ट सिस्टम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट सिस्टम है, इसमें क्या है कि प्रत्येक अंक की अलग अलग नाप ली जाती है, जो कि हम स्टिच कराते हैं कपड़े, जो माप लेते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपकी लंबाई लेंगे, फिर आपका शोल्डर लेंगे, आपका नेक लेंगे, आपका ये जो आपका बैक साइड में जो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर की नाप लेंगे, चेस्ट की नाप लेंगे, तो सबकी सेपरेट नाप, वही आपका डायरेक्ट सिस्टम है। तो सिर, जैसे सिर से ठोड़ी तक, गले से वक्ष तक, वक्ष स्थल से पीठ तक, पीठ से कूल्हे तक, कूल्हे से पेट तक, पेट से घुटनों तक, घुटने से पिंडी तक, पिंडी से एड़ी तक, सब चीज की नाप ली जाएगी A to Z। तो यहाँ पर वही सब कुछ मौजूद है, जैसे धड़ की नाप के लिए कमीज, ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, कोट, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। फुट से तीरा, सीने की नाप, कमर की नाप, गले की नाप, आस्तीन की नाप, मोहरी, ये सब हमें जो है वो नाप जो है सेपरेट ली जाती है। धड़ से नीचे तक के वस्त्र, जैसे पैंट है, प्लाजो है, शलवार है, पेटीकोट है, इनकी अलग लंबाई, सीट, मोहरी, पांचा, ये सब कुछ नाप लिया जाता है। देखिए ये सब है, ठीक है। और वस्त्र काटते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है कि कपड़े में कान है, तो उसका जो कान अक्सर जो है, क्या होता है कि कपड़ा जब हमने मार्केट से खरीदा, तो कपड़े में हो सकता है कि वो इस तरह से हो कि कपड़ा ये आपने है और ये कोई एक सिरा इस तरह से हो जाए, तो इसकी कान निकाल लेनी चाहिए, उसी ही कान कहते हैं। ठीक से एक बराबर कर लेना चाहिए। आड़ी खड़ी लाइनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह से है तो फिर आस्तीन पर भी इसी तरह से लाइन आएंगी, ठीक है। अगर हमारी लाइनें इस तरह से हैं तो आस्तीन पे भी फिर इसी तरह से आएंगी। तो ये चीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो लंबाई लेने के लिए खड़ा और कपड़े की जिस और किनारी रहती है, ये सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र काटते समय किसी फ्लैट जो है सरफेस का यूज करना चाहिए, और मिल्टन चौक वगैरह सब अपने पास ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कपड़ा इस तरह का है जो हमें लगता है कि ये श्रिंक हो सकता है, अक्सर क्या होता है कि जो इनर वाले सूट होते हैं, खास करके आपने देखा होगा कि ब्लाउज में भी इनर लगता है। इनर का मीनिंग एक नीचे कपड़ा लगना, जो ब्लाउज का कपड़ा है उसके साथ एक सपोर्टिंग कपड़ा जो लगता है, जिसे अस्तर बोलते हैं, वही जो है वो आपका
इनर का कपड़ा होता है, तो वो आप जब भी खरीदे तो उसको मतलब ये लोग करते हैं कि क्या उसको डिप जरूर कर लेते हैं, क्योंकि वो सूती होता है, उसका डर रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का कोई भी कपड़ा है जो लगता है कि आपको जो टेलर होते हैं या घर पे खुद स्टिच करते हैं कि ये सुकड़ेगा, तो उसको पहले ही हमें श्रिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिटिंग खराब हो जाएगी। बस काटते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो ली गई नाप के तैयार पैटर्न कपड़े पर ये देख लेना चाहिए कि कपड़ा की पोशाक के लिए कम तो नहीं है, मतलब जो हमने साइज लिया है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा है या नहीं है, ये सब चीजें हमें जो है ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह से वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और सिलाई के लिए कपड़े की मात्रा या अनुमान, तो जो लंबाई है चौड़ाई है प्रॉपर है या नहीं, ठीक है, अर्ज कितना है, कितना चौड़ा है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनका अर्ज बहुत चौड़ा होता है, अर्ज चौड़ा होने का मीनिंग जो चौड़ाई है वो कम होती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वस्त्र में गुंजाइश रखनी है। कहीं बच्चे ऐसा होता है कि ना, गुंजाइश का मीनिंग होता है कि स्पेस, आपने देखा होगा कि रेडीमेड कपड़ों में कोई स्पेस नहीं होता, मतलब जहां बस फिटिंग मतलब होती है वहीं पे सिलाई लगा देते हैं, इधर की साइड ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता, इसलिए आप उसको लूज भी नहीं कर सकते। हम घर पे अगर कपड़े बनाते हैं हम घर पे अगर कपड़े बनाते हैं तो उसकी खासियत क्या होती है कि उसमें ना गुंजाइश होती है, गुंजाइश का मतलब स्पेस होता है। तो अगर हमारे मान लीजिए कि ढीला भी अगर हमें उसको करना है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये चीज अच्छी रहती है अगर आप घर पे या टेलर से स्टिच कराते हैं, ठीक है। तो ये सब कपड़े सुखड़ने से पहले अनुमान लगाना देना चाहिए, आड़े खड़े रुख को देख लेना चाहिए, नमूने झालर वगैरह सब प्रॉपर देख लेने चाहिए, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ बेबी बच्चों की ड्राफ्टिंग बेबी फ्रॉक वगैरह के बारे में देखें तो मतलब ये है कि इसमें बालिका के फ्रॉक की लंबाई को देखते हुए कपड़े की चौड़ाई यदि 92 सेंटीमीटर है तो कपड़े की घेरे की लंबाई, मोड़ने की लंबाई, चोली की लंबाई, आस्तीन की लंबाई के बराबर खरीदना चाहिए। ऐसा एक PYQ 2011 में आया हुआ है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, PYQ डिस्कस करूंगी तो जरूर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इसको जरूर देख लीजिए कि किसके लिए कितना कपड़ा चाहिए। इसी तरह से पजामे का है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा वो जरूर कर ले, मैं वहां पर PDF प्रोवाइड कराती हूँ, तो ये आपको बिल्कुल भी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाएगा, यहीं से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और वस्त्रों को सिलने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यही सब बातें हैं कि अच्छे से जो है अगर श्रिंक करने वाला कपड़ा उसे भिगो देना चाहिए, वस्त्र फिर प्रेस करनी चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कि वस्त्र सिलते समय उल्टे सीधे कपड़े का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये चीज अक्सर उन चीज में होता है कि जो मतलब पता ही नहीं लग पाता कि सीधा कौन सा और उल्टा कौन सा है, तो उसमें जो साइड की किनारी होती है उसी से पता लगाया जाता है, ठीक है। और धागे का और कपड़े का रंग बराबर होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। रेशमी वस्त्र को साइड व कंधे पे चोर सिलाई दे जिससे धागे ना निकले, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपका बहुत अच्छे सिल्क के कपड़े होते हैं खास करके, तो ये हमारी सिलाई हो गई, ठीक है। और इधर आपने सबसे पहले ना एक बड़ी चाल की एक सिलाई होती है ताकि धागे ना निकले, ठीक है। और बस सिलते समय आवश्यकता अनुसार उचित स्थान प्रेस करते चले जहां जहां लगता है। देखिए जैसे ना जेंट्स कपड़ों में अक्सर ये होता है कि जो कॉलर वगैरह कफ लगते हैं ना, तो हाथ के हाथ ना टेलर लोग ना सिलाई करते चलते हैं, उनके पास एक घुटने पे लगाने के लिए एक स्पंज होता है, एक कुशन होता है, स्पंज नहीं कुशन होता है, वो उसी पे प्रेस करते चलते हैं, ठीक है। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि काज सदैव दोहरा पट्टी पे ही बनाना चाहिए, काज बटन कुछ बड़ा बनाना चाहिए, पट्टी को काज बनाने के साथ पेंसिल से निशान लगा देना चाहिए, बाई तरफ करना चाहिए सिलाई सदैव, ठीक है। कांच की सब है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका फिनिश हो जाए क्योंकि डिले हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं पिछली वीडियो मेरी लेट हो गई थी। तो ये आप जरूर देख लें क्योंकि यहाँ से हेल्प मिलती है कि हमारे यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटेड फिर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको अभी तक मैंने 6, 7, 8, 9 अभी 10th की हमारी बुक चल रही है, यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में लगभग 30 से 40% पेपर मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं, और ये रहे PYQ। तो व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना सपोर्ट के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल। जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है 6 से लेकर के अभी तक के सभी चैप्टर की सेपरेट वीडियो है, बहुत इजी है। आप उसको एक वीडियो को 2 से 3 बार फॉरवर्ड करके भी पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी PYQ बुक है। तो देखिए, आप ना मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है मैंने बुक्स की बना रखी है, आप जरूर उन्हें देख लें, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।